बच्चों, आपका स्वागत है आपकी पॉलिटी की अपनी कक्षा में। हम पॉलिटी में भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि भारत के संवैधानिक इतिहास को दो कालखंडों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। पहला कालखंड 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 के चार्टर एक्ट तक, और दूसरा कालखंड 1858 के भारत शासन अधिनियम से 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक। तो इन दोनों में प्रमुख अंतर क्या है, इसकी भी मैंने चर्चा की थी। 1773 से 1853 तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटेन की सरकार द्वारा समय समय पे कानून बनाए गए, जिन्हें चार्टर कहा गया। और 1858 से 1947 तक भारत पर ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन रहा, और ब्रिटिश क्राउन द्वारा ही यहाँ का प्रशासन संचालित होता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा ही यहाँ का प्रशासन संचालित होता था। अब जैसे ही एक्ट आता है 1773 का, फिर जो है 1793 का, फिर 1813 का, 1833 का, प्रत्येक एक्ट में आपने देखा कि 20-20 साल के लिए उसे बढ़ा दिया जाता था। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता था, एकाधिकार को बढ़ा दिया जाता था 20 वर्षों के लिए। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। 1853 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया कि अगर कंपनी अपना विश्वास ब्रिटिश सरकार अर्थात ब्रिटिश क्राउन की नज़र में बनाए रखती है, तो ब्रिटिश क्राउन जब तक चाहे तब तक कंपनी को भारत पर शासन करने का अधिकार दे सकती है। जिस रोज ब्रिटिश क्राउन चाह ले, उसी रोज इस भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती है। तो इस प्रकार 1853 का जो चार्टर एक्ट था, पीछे के अन्य चार्टर एक्ट से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट से इस मामले में भिन्न था, क्योंकि इसमें कंपनी के साथ एक ट्रस्ट की तरह व्यवहार नहीं किया गया था, और उसे एक निश्चित अवधि के लिए यानी 20 वर्षों के लिए फिर से लाइसेंस रेन्यूअल नहीं किया गया था, उसे फिर से अधिकार पत्र नहीं दिया गया था। अगला चीज कि 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग किया गया। कौन कौन से? विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग किया गया। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर विधायी अधिकार क्या है? तो विधायी अधिकार का अर्थ है कानून निर्माण संबंधी अधिकार या कानून संशोधन संबंधी अधिकार या कानून निरस्त करने संबंधी अधिकार, यानी कानून हटाने संबंधी अधिकार। तो विधायी अधिकार तो पहले भी गवर्नर जनरल के परिषद के पास ही थी, मतलब गवर्नर जनरल की परिषद नियम बनाती थी, और वह ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित होने के बाद अधिनियम बनता था और फिर उसे लागू किया जाता था।
अब उसमें क्या किया गया, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। किसमें? तो गवर्नर जनरल के परिषद में 1833 के चार्टर एक्ट में 1833 के चार्टर एक्ट में मैंने आप लोग को बताया था कि सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई। किसके सदस्यों की? गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई और चौथे विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। हालांकि परिषद के निर्णय के मामले में इसका कोई विशेष अधिकार नहीं था, विशेष रोल नहीं था। अब क्या किया गया कि 33 में इसे 4 किया गया था, अब इसमें 6 और सदस्यों को शामिल कर दिया गया। यानी अब परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? कुल 10 हो गई। अब ये 6 सदस्य कौन कौन थे? तो इन 6 सदस्यों में 4 सदस्य भारत के प्रांतों के स्थानीय शासकों द्वारा नियुक्त सदस्य थे। वो प्रांत कौन कौन से थे? तो बंगाल प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और उत्तर पश्चिम प्रांत बोल लीजिए या वर्तमान का उत्तर प्रदेश बोल लीजिए या उस समय में उसे आगरा कहा जाता था, आगरा का प्रांत। तो 4 सदस्य, इन चारों प्रेसिडेंसी में से एक एक सदस्य स्थानीय शासकों द्वारा भेजे गए थे और 2 सदस्य में एक मुख्य न्यायाधीश थे और एक कनिष्ठ न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश और एक कनिष्ठ न्यायाधीश थे। तो इस प्रकार 6 सदस्य थे। अब इस परिषद को, इसे एक परिषद नाम, गवर्नर जनरल का ये परिषद हुआ। अब इसे गवर्नर जनरल की परिषद ना कह के अब इसे भारत का केंद्रीय परिषद कहा जाने लगा या भारतीय परिषद कहा जाने लगा। और यह ठीक उसी प्रकार कार्य करती थी जिस प्रकार एक संसद कार्य करती है। यानी हम इसे मिनी संसद यानी छोटा संसद, लघु संसद कह सकते हैं। तो इस प्रकार जो है विधायी अधिकार में परिवर्तन किए गए या बदलाव किए गए। अब अगला पॉइंट कि सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ की गई। सिविल सेवकों की भर्ती हेतु, और आपको पता है कि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा मैंने बताया था कि सिविल सेवकों की भर्ती का प्रयास किया गया, परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में खुली प्रतियोगिता परीक्षा की आरंभ की गई सिविल सेवा के लिए। सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की आरंभ की गई जिसमें भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। और तीसरा पॉइंट, कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। अब कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 करने की क्या आवश्यकता थी? तो देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि कंपनी के इस विशेषाधिकार का इंग्लैंड में काफी विरोध हो रहा था। अतः इंग्लैंड में 2 विरोधाभासी शक्तियां आपस में टकरा रही थी। उसी को संतुलित करने का ये एक तरीका था। कंपनी को इस प्रकार का आश्वासन मिल गया कि जब तक, मैंने ऊपर बताया ना कि 1853 के चार्टर एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया कि उसे 20 वर्ष के लिए आगे लाइसेंस दे दिया गया। उसमें प्रावधान किया गया कि कंपनी जब तक क्राउन की नज़र में अपना विश्वास बनाए रखेगी और जब तक
क्राउन ना चाहे तब तक कंपनी का शासन जारी रहेगा। तो ये जो है कंपनी को अपने हित में लगा और कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई और इसमें भी 6 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा की जानी थी। तो इस बात से जो कंपनी की विरोधी शक्तियां थी वह प्रसन्न हो गई कि कंपनी की शक्ति को सीमित कर दिया गया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 1853 के चार्टर एक्ट में हमें बस 3 चीजें जाननी है। एक, कंपनी के विधायी अधिकार के बारे में, विधायी अधिकार जिसके बारे में मैंने विस्तार से यहां आपको बता दिया। दूसरी, सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ, यानी प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ। और तीसरी, कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई और सबका विस्तार से मैंने कारण बताया। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।